ये टीपीए का फुल फॉर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब आया था? 1882। एक्ट नंबर 4 इन्फोर्समेंट क्या है? 1 जुलाई। और ये इनैक्टमेंट 17 फरवरी। 17/18/82। चेयरमैन कौन था, किसने ड्राफ्ट करा? लिखते जाओ इसको फटाफट। चेयरमैन कौन था, किसने ड्राफ्ट करा? ड्राफ्टेड बाय, लिखते जाओ, सर वाइटली स्टोक्स। ठीक। और वॉइसरॉय कौन सा था उस टाइम पे? लॉर्ड रिपन। एक जगह मैंने कहीं देखा था ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लो। ड्राफ्ट करा था सर वाइटली स्टोक्स ने, वाइसरॉय है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सर लॉर्ड रिपन। और ट्रांसफर ऑफ टीपीए का प्रीएम्बल क्या बोलता है? सेम फंडा भाई, टीपीए सब्सटैंटिव लॉ है, कोई प्रोसीजरल लॉ तो है नहीं। आईपीसी के टाइम पे बताया हुआ था कि जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं उसमें कंसोलिडेट एंड डिफाइन करके लिखा होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? टीपीए सब्सटैंटिव लॉ है तो यहाँ पे क्या रहेगा? डिफाइन एंड अमेंड, ये याद रखना। टीपीए का प्रीएम्बल डिफाइन एंड अमेंड बोलता है। डिफाइन एंड अमेंड किस चीज को बोलता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर करा जा रहा है ना बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, उसका प्रीएम्बल ठीक करना इंपॉर्टेंट है। एक्ट, जो पार्टीज अपने एक्ट से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रही हैं उस वैसे लॉज को डिफाइन और अमेंड करा जा रहा है टीपीए में। उसका प्रीएम्बल एक बार पढ़ना, उसमें ऐसा लिखा होगा सर्टेन पार्ट्स, देखो लिखा है where is it expedient to define and amend certain parts of the transfer of property act। तो certain parts का मतलब क्या है? सेम वैसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है। ये certain parts जो टर्म दिया ना टीपीए में, वैसा ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और आईपीए में और सोगा में भी दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिया हुआ है। तो इस सर्टेन पार्ट्स का मतलब क्या है? बाकी का फैक्ट लिख लिया, इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट और प्रीएम्बल। इस सर्टेन पार्ट्स का मतलब क्या है? कौन बोला? सर वाइटली स्टोक्स, WHITLY स्टोक्स। सर्टेन पार्ट्स का मतलब क्या है? सर्टेन पार्ट्स का ये मतलब है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना। एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में भी तो ट्रांजैक्शन ही है। एक प्रॉपर्टी, मतलब ए और बी मान लो एग्जांपल, ए से बी को प्रॉपर्टी जा रही है, बी से ए को जा रही है, सी डी एफ को जा रही है, वहां भी तो ट्रांसफर ही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है। उसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर हो रहा है। उसी तरीके से एग्जांपल ले लो, कंपनी लॉ में भी किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा होगा। उसी तरीके से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में राइट लायबिलिटीज का ट्रांसफर हो रहा है। उसी तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स में भी ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स में। तो स्पेसिफिकली ये सारे एक्ट्स तो दे ही रखे हैं, उन सारे एक्ट्स के लिए स्पेशल उनके लॉज बन रखे हैं। उससे छोड़ के भी जो लॉ हैं जो एक्ट ऑफ पार्टी से स्पेसिफिक डील करते हैं वो आते हैं टीपीए में। इसीलिए यहाँ पे सर्टेन पार्ट्स बोल रहा है टीपीए। मतलब इसका क्या है, फिर से बता रहा हूँ, जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो बस टीपीए से ही डील नहीं करती है, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी डील करती है, उसमें गुड्स का होता है, उसके लिए वो लॉ है। इसीलिए यहाँ के प्रीएम्बल में सर्टेन पार्ट्स लिखा हुआ है कि कुछ ही ऐसी चीजें हैं जैसे लीज, एक्सचेंज, एक्शनेबल क्लेम, सेल, मॉर्गेज, जो कि टीपीए से डील करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो बस स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हो क्या? अरे इनैक्टमेंट और बेसिक सब और डिवीजन चल रहा है। ठीक, अरे क्यों मिटा दे रहे हो? हम लोग लिख लेंगे ये सब, ये तो लिखा हुआ है ना। बुक में हाँ तब भी लिखा हुआ है। ठीक है, मिटा दो। तो पता है सब बुक में लिखा है। टीपीए। अब एक और फैक्ट आ जाओ, एक्ट नंबर क्या था? 10 जुलाई को इनैक्ट हुआ था। लिखते जाओ, एक्ट नंबर 4 टीपीए का ईयर 1882। 1882। कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 8। शेड्यूल कितना है? 102 कितना है? शेड्यूल 1 है इसमें। ठीक, सेक्शंस कितने हैं इसमें? 137। ठीक, ये है हो गया। अब आ जाओ इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे, उसके हिसाब से उसको हम ओपन करेंगे।
कौन सा पहले पढ़ना है कौन सा नहीं। इजी है ना इतना? चैप्टर पहला क्या बोल रहा है? प्रीलिमिनरी। सीधा सा हर लॉ में वही होता है। कहाँ से कहाँ तक डील कर रहा है प्रीलिमिनरी में? 1 से 4। चैप्टर 2 क्या बोल रहा है? पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति के विषय में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये कहाँ से कहाँ तक डील कर रहा है? सेक्शन 5 से 53 है। ठीक, ये मतलब इसको बताने का सीधा से फंडा ये है, एक बेसिक सा फ्रेमवर्क बनना है कि कहाँ से क्या क्या डील कर रहा है। तो अब इसमें आ जाओ ट्रांसफर प्रॉपर्टी। चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। अब ये प्रॉपर्टी कितना टाइप की होती है? 2 टाइप, मूवेबल और इमूवेबल। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेक्शंस क्लासिफाई होंगे। कुछ होंगे जो दोनों पे अप्लाई करते हैं, कुछ होंगे जो एक या दो पे करते होंगे। तो इसमें जो बोथ पे अप्लाई करता है वो कौन कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 5 से लेके 37 तक लिख लो। जो ओनली इमूवेबल पे अप्लाई करता है वो है सेक्शन 38 से लेके 53 ए तक। ये लिख लो, क्वेश्चन आता है वो भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, बट यहाँ पे याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड सबसे कॉम्प्लेक्स ये चैप्टर है, देखते हैं इसको डील नहीं करेंगे, छोटे छोटे डील कर लेंगे जो बाद में। बोथ 5 से 37 है, मतलब कि दोनों प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं इतने सेक्शंस। इमूवेबल प्रॉपर्टी 38 से 53 है। ठीक, चैप्टर 3 क्या बोल रहा है? सेल। सेल कहाँ से कहाँ तक डील करता है? 54 से 57 तक, ये लिख लो। चैप्टर 5.4 क्या डील कर रहा है? मॉर्गेज, मॉर्गेज एंड चार्ज। ये कहाँ से कहाँ तक डील कर रहा है? 58 से लेके 104 तक। ठीक, इसमें जो मॉर्गेज का पार्ट है वो 58 से 99 तक है, और जो चार्ज का पार्ट है वो 10 से 104 तक है। 104 नहीं लिखते हैं, 103 करते हैं, 3 तक करो। 104 जो है वो दोनों पे डील करता है, ऐसा लिख लेना। चैप्टर 3 सेल, इतना से इतना। चैप्टर 4 में मॉर्गेज और चार्ज की बात हो रही है। क्या होता है बाद में बताएंगे। मॉर्गेज 58 से लेकर 99 तक डील करता है, इसके अंदर 100 से 103 तक चार्ज डील करता है, और 104 जो लास्ट सेक्शन है वो इन दोनों पे डील करता है। इसको इधर साइड में नहीं कर सकते, ये इधर कर लो, ये इधर कर लो, ये सब पीछे कर दो। सेक्शन चैप्टर 5 ये तो हो गया ना कि इसमें क्या डील कर रहा है। अभी इसी में दो एक फैक्ट और बताना है। चैप्टर 5 क्या डील कर रहा है? लीज। लीज कहाँ से कहाँ तक है? 105 से 1117 तक, लिखते जाओ। 105 से 117 तक लिखा है इतना? एक सेकंड, चलो नीचे रख दे रहे हैं। चैप्टर 6 क्या डील कर रहा है? एक्सचेंज। कहाँ से कहाँ तक है? 118 से चैप्टर 3 क्या लिखा तुमने? चैप्टर 3 चैप्टर 3 सेल 54 से 57। अच्छा 121 तक है एक्सचेंज। चैप्टर 6। चैप्टर 7 क्या कर रहा है? चैप्टर 7 गिफ्ट। मॉर्गेज थोड़ा साइड हो गया। एक मिनट। 129। चैप्टर 8 क्या डील कर रहा है? लास्ट वाला यही, लिख डालो। एक तो इतना टिरा। चलो 54 सेक्शन नंबर सेल से स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं क्या कहते हैं पता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल, मॉर्गेज, चार्ज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम, इन 6 तरीके के ट्रांजैक्शन से डील कर रहा है। इसीलिए फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है सर्टेन पार्ट्स। ठीक, अब आ जाते हैं सेल पे। सेक्शन 54 का रीडिंग कर लेते हैं। चैप्टर 3 सेल। ए, बी और एक प्रॉपर्टी है पी। ए ने पी को प्रॉपर्टी दी, सेम एक कॉन्ट्रैक्ट वाला केस है। ए का बी का कंसिडरेशन क्या है? प्रॉपर्टी चाहिए उसे। ए का कंसिडरेशन क्या है? उसमें क्या चाहिए? को पैसा चाहिए। वही सेल है ना, मैं एक बुक सेल कर रहा हूँ,
तो ये वो तुम्हारा कंसिडरेशन है, मेरा क्या है, मुझे वो पैसे चाहिए। तो ये बेसिक सा है कॉन्सेप्ट सेल का। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या जो सेल है वो ये जो मूवेबल पे अप्लाई करता है या इमूवेबल पे अप्लाई करता है? ऑफ इमूवेबल। ऐसा क्यों लिखा है, मूवेबल पे क्यों नहीं अप्लाई करता है? सेल वो तो सकती है, मूवेबल की भी चीज़ है। ये मैं सेल कर रहा हाँ, हूँ, सेल तो लेकिन उसकी है बट उसके चैप्टर के नेम पे क्यों लिखा हुआ है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? लिखा है ना ऐसा? हाँ लिखा है। तो क्या लग रहा है इमूवेबल ही का ही होगा और क्या। इसका नहीं होगा मूवेबल का, जस्ट तो नहीं देना। कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो टेंजिबल हो, उसी को इमूवेबल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया नहीं, हुआ है। टेंजिबल तो फिजिकल होता है, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। हाँ कुछ 100 रुपीज़ ऐसा कुछ है वैल्यू प्लस 100 का तो नहीं, जो रजिस्ट्रेटेड हो, क्योंकि Registered हो। क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के लिए अलग से लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स है, वो वहाँ से डील करता है। जो गुड्स मूवेबल होगा वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से डील करेगा। टीपीए का जो सेल है वो बस इमूवेबल से डील जो करता कि है। सेल्स ऑफ गुड हट गया है उनको। हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट से हट गया, उसका स्पेशल लॉ बन गया है। यहाँ के लिए सीधा सा क्वेश्चन ये है कि टीपीए का जो सेल है वो किससे डील करता है, तो वो इमूवेबल से ही डील करता है। रीजन क्या है, क्योंकि मूवेबल वाला पार्ट सीओजी से डील करता है। ठीक हो जाए, इसीलिए वो 1930। तो पढ़ दो सेल क्या है, 54 सेक्शन। ट्रांसफर होना चाहिए, पहला एसेंशियल ये है, ऐसा लिखते जाओ उसमें, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा कंसिडरेशन में क्या है उनके रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, क्या है उनकी, या तो वो प्राइस हो या प्रॉमिस हो, ऐसा लिखा है इसमें, या पार्टली प्राइस पार्टली प्रॉमिस हो, ऐसा कुछ लिखा है। मैं तुमको ये डस्टर दे रहा हूँ, ये ट्रांसफर ऑफ अरे सॉरी ये इसका कर लो, पंखे का। पंखा तो इमूवेबल है ना, उसमें तो लगा हुआ है, सीजर करेंगे तो मूवेबल होगा। तो ए की प्रॉपर्टी का मैं सेल करने का प्लान कर रहा हूँ, ए और बी का। उसका कंसिडरेशन क्या है, या तो उस पंखे के बदले प्राइस चाहिए, पैसे दोगे, या प्रॉमिस कि चलो कल पैसे दे देना मुझे, ठीक, या 10,000 का पंखा है तो 5,000 रुपये प्राइस, 5,000 रुपये का कल तुमको पैसा दे देंगे, प्रॉमिस। मान लो ये फैन है, अब वहाँ लगा हुआ है इसलिए वो इमूवेबल है। इसका है रेट क्या है 10,000, इसका ट्रांसफर करना है हमें, तो ट्रांसफर करने का कंसिडरेशन क्या है, पहला प्राइस, तो मुझे तुरंत ही प्राइस दे दो, ठीक। पहला तो ये हो गया। तरीके हैं, ये तरीका है, 3 तरीके से करा जा सकता है कंसिडरेशन। या तो तुम 10,000 मुझे अभी दे दो, या प्रॉमिस कर लो कि मुझे 1 हफ्ते बाद 10,000 दे दोगे, ठीक, या पार्टली प्राइस और पार्टली प्रॉमिस, या 5,000 रुपये तो मुझे अभी दे दो और 5,000 रुपये 10 दिन बाद देना। मैथ्स की तरह लिखा उसने, उस ब्रैकेट के बाहर भी निकाल के या तो तुम 5,000 अभी हमको दे दो, या और बाकी के 5,000 रुपये मुझे 10 दिन बाद दे दो। तो यही होता है कंसिडरेशन सेल में, ठीक। और क्या उसमें लिखा हुआ, a value less than 100 rupees, उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, सर ने कर दिया है। वो यूपी के लिए स्पेशल है, बट इन जनरल क्या बोल रहा है कि लेस देन 100 उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, ऐसा बोल रहा है। पढ़ो, हाँ लिखा है कि the transfer may be either by the registered instrument or by the delivery of the product। ठीक है ना। अगर 100 रुपए से कम का सामान है, वो यूपी का जो सबने बताया था वो स्पेशल केस है, इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉपर्टी सेल करनी इमूवेबल है, यही एग्जांपल लिया फैन का, फैन का क्यों लिया, लगा इसलिए इमूवेबल है। क्यों सेल करनी है, सामने वाला कंसिडरेशन क्या है, या तो पैसे में सेल करनी है, या प्रॉमिस 10 दिन बाद तुम्हें 10,000 दे देंगे, या अभी 5,000 दे रहे हैं, बाकी का 5,000 10 दिन बाद मिल जाएगा। 3 तरीके का कंसिडरेशन होता है सेल में। दूसरा, अगर वो 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, या उसके तुम तुरंत डिलीवरी दे दो, ठीक। अगर 100 रुपए की ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन है मस्ट, ये बोल रहा है सेल, ठीक। कितना है समझे। अब और क्या उसमें कॉन्सेप्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा उसमें, बोल रहा है सब। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ये मतलब होता है कि टर्म सेटल बिटवीन द पार्टीज, की टर्म्स को लिख लो, टर्म सेटल बिटवीन द पार्टीज। जो पार्टीज ए और बी हैं,
मान लो इस पेन की जो प्राइस है वो 10,000 है, बट इन दोनों ने अपना टर्म सेटल कर लिया, पार्टी ने 10 नहीं इसको 8 में ही लेते हैं, बाकी हम जो भी कुछ है इस पंखे के साथ हम कुछ भी ले सकते हैं, या पंखा खराब है पुराना है मेंटेनेंस में चल रहा है तो 8,000 का ही लेंगे, 10,000 का नहीं लेंगे, जो कि उसकी एमआरपी थी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया कि यही जो सेल होने वाला है ना उसकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो अब कॉन्ट्रैक्ट में टर्म सेटल कर लिए पार्टीज ने, यहाँ इस टर्म पे हम ये प्रॉपर्टी आपसे लेंगे, आज लेंगे कल लेंगे परसों लेंगे, या इस रेट पे लेंगे नहीं लेंगे वो चीज होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ आ रहा है? की टर्म लिख लो, टर्म सेटल बिटवीन द पार्टीज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और भी कौन सा हो गया सारे लिख लिया? इसी के आगे लिख लो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है, देखो इंडियन सेक्शन 4 टीपीए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, पैरा 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 54, सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123। इस टीपीए में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का जहाँ जहाँ यूज हुआ है वो सेक्शन यही हैं, 54, 59, 107, 123। 54 के दो पैरा 2 और 3, यही 54 मैंने ही पढ़ाया है कि अगर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है तो आपके ऊपर है, आप रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप डिलीवरी पे काम कर लो, प्रोडक्ट की डिलीवरी करो। अगर 100 से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। सेम 100 से कम है तब फिर आप चाहे तो करा सकते हाँ हाँ आपके ऊपर है, बट यूपी में क्या है तब भी आपको कराना है, यूपी का केस ही है, यही समझ में आया। 59 में 54 सेल था, उसी के साइड में 59 ये मॉर्टगेज के ऊपर होता है, अगर आप मॉर्टगेज करा रहे हो कोई प्रॉपर्टी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, ठीक। मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। 107 लीज की बात कर रहे हैं, अगर तुम 1 साल के ऊपर का वो बना रहे हो, लीज पे ले रहे हो कुछ चीजें, रेंट पे ले रहे हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने का ही बनता है, 12 का कर दिया तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसलिए 11 महीने का बनता है। तो 107 में ये लिखा हुआ है अगर 1 साल के ऊपर का है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। 123 में बोल रहा है अगर गिफ्ट आप कर रहे हो और 100 रुपए से ऊपर का गिफ्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, तो उसके बाजू में ये लिख लो, सेल लीज, सेल मॉर्टगेज लीज गिफ्ट, सेल मॉर्गेज लीज गिफ्ट 11 महीने के लिए होता है लीज। उसके बाद भी कर लो, उसमें लीज में ऐसा दिया हुआ है 106 में हाँ। कि आप अनसर्टेन टाइम के लिए भी करा सकते हैं, बट 106 में दिया है। हाँ हाँ वही आगे पढ़ेंगे, बट इसमें क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 107 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। नहीं 106 में लीज का कंडीशन दे रखी है कि ऐसे 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 होता है, 107 में दिया है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ कराना पड़ेगा, उसके बाद की बात है। तो अगर साल भर के अंदर का है तो रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है, डिलीवरी ही कर दीजिए इनफ है, बट अगर 1 साल के ऊपर का आपका लीज हो रहा है ना तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं 11 महीने लेकर, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कराना सबको करना तो दिक्कत होता है। इतना समझ आया? सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही सेल होता है, मूवेबल का नहीं होता क्योंकि उसके लिए स्पेशल एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वहाँ से मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होता है। कंसिडरेशन में 3 चीजें होती हैं, 1 2 3। प्राइस आप दे दो उस फैन के बदले, या प्रॉमिस कर लो 10 दिन बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, या 5,000 अभी दे दो, 5,000 10 दिन बाद के लिए बोल दो। 100 रुपए से कम की चीज है तो आपके पास ऑप्शन है या तो ये या तो ये, 100 रुपए से ज्यादा की चीज है तो आपको यही करना पड़ेगा मस्ट, ठीक। यूपी के केस में अगर ये भी है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, अपने अपने स्टेट के अलग लॉज होते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन की बात आ ही गई है तो इससे डील करने वाले सेक्शन कौन कौन से हैं इसलिए मैंने लिखा है 54 का पैरा 2 एंड 3, 59 जो कि लीज पे सॉरी मॉर्टगेज पे, 107 लीज, 123 गिफ्ट, समझ आए? और ये जो चीज है, ये जो चीज मैंने लिखी है ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ है टीपीएम, तो नोट्स के टाइम पे ना जब ये सारे सेक्शन एक साथ लिख लो, ये 4 में ये दे रखा है, यहाँ से ये डेराइव कर रहा है, ठीक। 55 पढ़ाने का नहीं है, 55 में क्या राइट्स एंड लायबिलिटी दे रखी है, जब जो सेलर है वो बताएगा उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है गुड्स में, या रीजनेबल टाइम पे गुड्स को सेल करेगा या सीजन में सेल करेगा, जो बायर है वो बिल्कुल अवेयर रहेगा इसको जो गुड्स मिल रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, कल को कुछ इनमें इशू होते हैं तो कोर्ट में कहाँ जाएंगे, या उनके बीच का जो टर्म्स है वो है, तो इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, बहुत लेंदी है। सेम ऐसा लीज में भी दिया हुआ है और मॉर्टगेज में भी दिया हुआ है। 56 पे आ जाओ क्या है, नॉट सेलिंग का सिस्टम बचेगा। 56 के साथ लिख लो 81 पढ़ते हैं, 56 के साथ 81 नॉट सेलिंग में होता है। बता
सेल तो आया ना बेसिक से, तो कुछ तो घुसा, 10% भी गया अंदर। 56 के साथ 81 भी लिख लो। 56 में क्या बोल रहा है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। में मार्शलिंग का ही कॉन्सेप्ट है, बियर में साइड में लिख लो मॉर्गेज। मार्शलिंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट, साइड में लिख लो। पता नहीं हमें क्या ही इतना लिख दिया इसमें, एडजस्टमेंट लिख दिया। मार्शलिंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, सब्सिक्वेंट जो परचेजर है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो कैसे एडजस्ट कर रहा है, मार्जिनल इसकी बात बता रहा है। अब अंदर पढ़ने पर मालूम पड़ेगा क्या क्यों कैसे एडजस्ट कर रहा है। 81 साथ में लिख लिया इसके। मार्शलिंग मतलब एडजस्टमेंट। सेक्शन 56 ए है, बी है, ठीक, और सी। ए ने बी को प्रॉपर्टी दे दी मॉर्गेज में, समझना, ठीक। मॉर्गेज की हिंदी क्या होती है, यही तो बात है। मॉर्गेज की हिंदी होती है बंधक। गिरवी ये वही चीज हो गई। नहीं, गिरवी होती है प्लेज। गिरवी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की करी जाती है। सोना गिरवी रख के पैसा लिया तो मूवेबल है। हम वो सोना रख के गिरवी रखते हैं। ठीक। सोना मूवेबल थोड़ी ना होता है। सोना निकाले नहीं, वो मूवेबल नहीं। हम वो जब तक के लेके जाएंगे चलिए। अरे मैंने आपका लॉकेट चोरी कर लिया, थर्ड में आएगा नहीं आएगा, तब मूवेबल है। प्लेज गिरवी होता है, मॉर्गेज मतलब बंधक होता है। ये इमूवेबल से डील करता है, प्लेज मूवेबल से डील करता है, ठीक। अब इस पे आ जाओ। ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी डी थी, है प्रॉपर्टी डी है, वो मॉर्गेज पे दी है। मॉर्गेज को देने का फंडा क्या होता है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 58 में कि क्यों क्या कैसे देना होता है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज पे दी और उससे क्या लेगा, पैसे लेगा। ये मेरी प्रॉपर्टी कोई लैंड है तो मैं तुमको दे रहा हूँ, उसके एवरेज में क्या लूँगा, पैसे लूँगा ना, जितनी उसकी प्रॉपर्टी की है। मुझे अपने पैसे से काम है, मेरे पास एक कोई प्रॉपर्टी बची हुई है, ये तुम आप रख लो, जमींदारों को देते नहीं थे, ये प्रॉपर्टी मिलने के हमको पैसे दे दीजिए। अपनी वो प्रॉपर्टी इनको दे के इससे उसके बदले में पैसे ले लिया। जब ये पैसे उसको रिटर्न दोबारा कर देगा तो ये उसको प्रॉपर्टी दे देगा दोबारा। वो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, तुम्हारे लैंड के बदले हमने ये पैसे का कंसिडरेशन लिया है। इतना समझ आया मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट। ए ने बी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दी, उसके बाद ए ने वो प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, सी को सेल कर दी। देखो होशियारी सी, ए ने बी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दी, इससे पैसे ले लिए, वही प्रॉपर्टी ए ने सी को भी सेल कर दी और इससे ही पैसे ले लिए, ठीक। दो लोग से पैसे मिल गए सेम प्रॉपर्टी में। अब जो 56 का कॉन्सेप्ट बोल रहा है मार्शलिंग बाय, क्या बोल रहा है, ये वो परचेजर, सब्सीक्वेंट परचेजर। ये बंदा अब इससे एडजस्ट करेगा, क्या करेगा, मान लो कि इसके पास प्रॉपर्टी थी, डी प्रॉपर्टी D1 D2 D3, 3 प्रॉपर्टी थी। इन्होंने अपनी तीनों प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज पे दे दी, उसके बदले इन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए ए ने। उसके बाद एक हो गया कॉन्सेप्ट, ए ने सी को अपनी D3 प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक। इसके बदले इन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए। सी को अगर ये बात मालूम है, नहीं मालूम है तो फ्रॉड हो जाएगा। आपने प्रॉपर्टी किसी और को दी फिर मुझे दे। अगर इसको बात मालूम है और इनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसके रिगार्डिंग हो रखा है तो सी के पास ये इंटाइटलमेंट है, ये लिख लो इंटाइटलमेंट। सी जो है बी से एडजस्ट कर सकता है, क्या बोल सकता है, मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी दी थी D1 D2 D3, क्या कंसिडरेशन होता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो और इसके बदले मुझे तुम 10 लाख रुपए दे दो, मैं 2 साल के अंदर अगर 10 लाख रुपए तुमको नहीं लौटाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी तुम सेल कर देना। ये तो होता है ना, बैंक सेल कर देती है वगैरह। तो बी के पास ये तीनों प्रॉपर्टी आ गई, अब उसमें से D3 वाली प्रॉपर्टी ए ने सी को दे दी, सेल पे दे दी। जब ये ए जो है बी के पैसे नहीं रिटर्न कर पाया तो क्या करेगा, बी इसको हटाएगा, पैसे अपने निकालेगा ना, सीधा सा वही होता है ना, मॉर्गेज यही होता है, हाँ यही होता यही है। निकालेगा। अब जब ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो इसमें जो D3 है वो ओरिजिनली किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है ठीक ना? ही है।
तो सी जो है बी को कह सकता है क्या करने को, सेल करने को। क्या मतलब इसका, एडजस्टमेंट। सेल तो कर ही रहा है तो बिना कहीं सेल कर देगा वो। हाँ। ये एडजस्ट करने को बोलेगा, क्या बोलेगा कि सर पहले आप ये दोनों प्रॉपर्टी सेल कर दो या ये दोनों प्रॉपर्टी आप डिस्पोज कर दो, अगर तब भी आपका पैसा ना निकले तब आप ये प्रॉपर्टी डिस्पोज करना। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मेरा राइट है, समझ रहे हो ना कि सर देख लो थोड़ा सा, अगर वहां से हो जा रहा है तो बेटर है, ये वाला अगर नहीं हो रहा है तो बाद में यही करना। तो ये सी इसको रोक नहीं सकता है क्योंकि उसका भी तो राइट है ना, उसको पैसे चाहिए और इससे पहले हुए वहाँ पे। अब इसके साथ एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 48। उसने उसको ए ने उसको मॉर्गेज किया और उसको सी को सेल किया। हाँ, अब बी को रिटर्न पैसे मिले नहीं, इन तीनों प्रॉपर्टी को हटाएगा, हटाने के टाइम पे सी से ये कह सकता है बस कि आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, D1 D2 हटा लो अगर आपको पैसे नहीं आ रहे। जिससे सेल होती है मेन ओनर वो होता है ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसको मालूम थी बात तो पहले से, अच्छा ये आपने तभी ली ना प्रॉपर्टी, तो उसको था कि हम कर लेंगे। तो D1 D2 जो है वो इसको बोलेगा अगर आप सेल कर लो डिस्पोज कर लो, ये D3 पे रुक जाओ, नहीं होगा तो आप D3 भी कर देना, बट इनिशियली आप ये ट्राई करो कि आप D1 D2 ही करो। तो इसको यही कहना ही सेक्शन 56 बोलता है कि सी के पास यही है, सब्सिक्वेंट परचेजर के पास इसी चीज़ का राइट है, इंटाइटलमेंट, सॉरी राइट नहीं इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट मतलब कि आप ये बोलने के लायक हो, वहाँ पे राइट होता तब तो कोर्ट में सेल होने ही ना देता, उसके पास राइट आ जाता। तो इंटाइटलमेंट है कि ये बी से एक बार बोल सकता है कि सर D1 D2 को सेल कर लो या डिस्पोज ऑफ कर लो, D3 को नहीं, क्यों, इसको मैंने ले रखा है। तो ये यही इसकी सी की राइट की बात करता है 56। समझ आया? कंफ्यूजन कोई? 57 मार्शली मतलब एडजस्ट। अब इसी से रुक जाते हैं, 81 पढ़ लेते हैं। अब ये आ जाओ 56 का 48 भी लिख लो, सेक्शन 48। 48 क्या बोल रहा है? 48 ओपन करो, उसमें लिखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। 48 को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी बोलते हैं, बोल लिया? हाँ। क्या बोल रहा है उसमें? Priority of rights created by transfer. सो देखो ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, Yes. ए ने कोई प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर करी, उसने उसको मॉर्गेज की। नहीं ये तो बेसिक्स है। ये जो मैं बता रहा हूँ सी के पास राइट क्यों नहीं है, बस इंटाइटलमेंट क्यों है? सी भी तो सेलर बायर हुआ ना, उसके पास राइट होना चाहिए था ना, वो जाके ये को करता। क्योंकि वो पहले से इन्फॉर्म था ना। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी यही चीज बोलती है कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलती है, मान लो कि रूम है, ओनर ने रूम किसको दिया, शिवांश को दिया, ठीक, जनवरी में। उसके बाद ओनर ने, शिवांश नहीं आ रहा था या आ रहा था जो भी दिन था, फिर ओनर ने रूम मुझे दे दिया नवंबर में। और ये बात उसको नहीं पता। और नहीं, इन दोनों में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि दोनों एट द सेम टाइम वहां नहीं रह सकते। शिवांश एक ही टाइम पे या तो शिवांश वहां रहेगा या तो उत्कर्ष वहां रहेगा। अगर दोनों साथ में रह लेते फिर तो कोई वही नहीं है ना। अब यहाँ सिचुएशन ये बन रही है कि शिवांश वहां पे या तो रहे या तो वहां उत्कर्ष रहेगा, और ओनर ने प्रॉपर्टी दोनों को दी है, और उसके बाद देने के बाद क्या हो रहा है, दोनों के साथ वहां नहीं रहना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी बोलते हैं कि जो पहले था, जो प्रायर आ गया था, जिसका प्रायर इंटरेस्ट वहां पे आ गया था, उसको ही वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक, प्रायर इंटरेस्ट है किसका था, बी का था ना, सेल होने से पहले बी था ना वहाँ पे, इसीलिए सी का उस पर कोई राइट नहीं बनता है, बस इंटाइटलमेंट बनता है। ये अच्छा आप एक बार देख लो, नहीं हो रहा है तो आ जाना, बट आप एक बार देख लो, इसका कोई राइट नहीं है उसमें। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी यही बोलता है 48। तो 56 और 48 में लिखो, इसको ये कहते हैं एट द सेम टाइम सेम प्रॉपर्टी पे दो लोगों को रखा गया, सेम टाइम नहीं सॉरी, एक लोग को पहले रखा गया, एक लोग को बाद में रखा गया। अब दोनों का को एग्जिस्ट, जो की टर्म है उसमें, ये उसमें टिक कर लेना अगर दिखे 48 में, तो को एग्जिस्ट ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, दोनों एक साथ अपना इंटरेस्ट वहाँ इंजॉय कर नहीं पा रहे हैं, या तो वहाँ शिवांश आ गया तो उत्कर्ष रहेगा। तो अगर ये नहीं कर पा रहे तो खत्म, अगर नहीं कर पा रहे तो जो पहले था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी की उसी को दे दिया जाएगा, इसको हटा देंगे। ठीक, तो यही इसलिए 48 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हिंट है इसमें। अब आ जाओ 81 पे, 56 का जो 81 पढ़ते थे प्राइमरी, 81 मॉर्गेज के चैप्टर में, चैप्टर 4, उसमें क्या बोल रहे हैं,
मार्शलिंग बाई सिक्योरिटीज। मार्शलिंग मतलब क्या होता है बताया था अभी, एडजस्टमेंट। ठीक, एग्जाम्पल से सेम रखते हैं। देखो 81 में क्या बोल रहा है, ए ने बी को D1 D2 D3 मॉर्गेज पे दे दिया। ठीक, उसके बाद ए ने सी को भी सील कर दिया मॉर्गेज पे दे दिया। उसको भी 81 बी आ रहा है, वो तो 56 में पड़ेगा। परचेजर की बात थी उसमें, इसलिए सब्सिक्वेंट परचेजर था, वो बायर था। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो रही है। 81 में क्या कॉन्सेप्ट है, ए ने बी को मॉर्गेज पे दिया था। अब यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी D1 D2 D3, ए ने सी को भी वही उसमें से एक प्रॉपर्टी D3 मॉर्गेज पे दे दी। किसको? सी को सी को। पहले कौन आया था? सेम प्रॉपर्टी नहीं कर सकते ना, क्या सेम प्रॉपर्टी दोबारा नहीं कर सकते? कर सकते। कई बार ऐसा होता है आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट बैंक लैंड के डॉक्यूमेंट बैंक में रखे हुए हैं, ऐसा केसेस भी है। पड़ा है केस उसमें, उस बैंक कोर्ट ने आपका डॉक्यूमेंट ले लिया, बैंक में रख लिया आपके घर को मॉर्गेज करने के लिए। वो बंदा कोर्ट में गया, कोर्ट से डॉक्यूमेंट लेते आए कि हमको प्रॉपर्टी सेल करनी है, जब सेल कर लेंगे आपको आपके पैसे दे देंगे। तो वो वहाँ से मॉर्गेज वो प्रॉपर्टी निकाल आया और उसको कहीं और मॉर्गेज कर दिया। तो वो कर सकते, वो उसमें ऐसा कोई नहीं है। ए ने बी को मॉर्गेज पे दिया, D1 D2 D3 किसकी प्रॉपर्टी थी ये तीनों? ए ने फिर वही प्रॉपर्टी उसमें से D3 किसको मॉर्गेज कर दी? सी को पहले कौन आया था? डी अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी किसका ज्यादा राइट बनेगा? क्यों बनाएंगे? क्योंकि दोनों एट सेम टाइम तो नहीं हो सकते ना उस पे, तो बी की उस पे राइट बनेगी। अब इसमें सी इसको बस बोल सकता है कि थोड़ा क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, पहले इन दोनों को डिस्पोज ऑफ कर लो, तुम्हारे पैसे नहीं निकलेंगे तब तुम मेरे वाले को। ठीक, सी रोक नहीं सकता उसे बी को, क्योंकि उसको भी तो है ना, लीगल एंटाइटलमेंट उसका है। बस उसको बोल सकता है थोड़ा सा आप डिले कर लो, D1 D2 से अगर आपका नहीं बनना तो आप D3 ले जाओ। ठीक, समझ आया? कंफ्यूजन कोई? काफी इजी है। इसलिए तो 1:30 बजे तक बनाना है, जैसे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अब तो मेरी जबान मत पकड़ो। 54 सेल हो गया, 55 में राइट साइड लायबिलिटीज हो गई। ठीक, 56 में ये हो गया। मार्शलिंग हो गया, इसके साथ कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है? 81 एंड 48 हो गया, डन। अब कौन सा है लास्ट सेक्शन? प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर इनकम्बरेंसेस एंड सेफ ट्रेड 57 का की टर्म इनकम ब्रांच लिख लो, उसमें टिक कर दो 57 सेक्शन। इनकम ब्रांच। ये लास्ट सेक्शन है अपना चैप्टर 3 का, चल डन। सो चैप्टर 3 हो गया। इनकम ब्रांच देख लो 57। 57 कहाँ पढ़े हुए तुम लोग इसके पहले? क्या चीज? 57 सेक्शन कहाँ पढ़े थे? इनिशियली पढ़े थे कुछ सबने पढ़ा? स्टार्टिंग में पढ़े थे। उसके साथ कौन सा सेक्शन पढ़ा था? 104 क्यों, कौन से चैप्टर में आता है? क्योंकि ये मॉर्गेज था। मॉर्गेज 4 दोनों का अप्लाई होता है, इतना Mortgage लगा मैंने। 4 दोनों का था। मॉर्गेज 4 दोनों में आता है। Yes. इनकम ब्रांच मतलब क्या होता है? किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई लायबिलिटी बनी हुई है, ये इनकम ब्रांच का मतलब होता है। मान लो कि तुम्हारा डेट है, क्या है? डेट है तुम्हारा, डेट है तुम्हारा क्या? डेट अच्छा, डेट मुझे डेट सुनाई दे। हाँ वो तो पता लगी, मुझे डेट सुनाई दे। उसके बाद क्या हो रहा है, ए और बी का प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है। ठीक, ए और बी का प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, कोर्ट यहाँ पे है, वो प्रॉपर्टी अब बी को मिलनी है। इसके पहले प्रॉपर्टी किसके पास थी? ए के पास थी। जब प्रॉपर्टी ए के पास थी तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे क्या कर दिया था? लायबिलिटी रखी हुई थी। उस प्रॉपर्टी उन्होंने किसी को एक्सचेंज पे दे रखा था, मॉर्गेज पे दे रखा था। मान लो ये प्रॉपर्टी पे इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी है, ए ने इस प्रॉपर्टी के बदले किसी से 10 लाख रुपए दे रखे थे डिस्प्यूट होने से पहले। जब कोर्ट में केस गया पार्टीशन का, तो वो प्रॉपर्टी बाद में अगर बी को मिली, फॉर एन एग्जांपल बी को अगर मिल गई, तो जब वो पैसा तो ए को तो देना ही, प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? बी के पास चली गई ना। लिया पैसा किसने था? ए ने लिया था। तो ये तो फंस गया ना बेचारा। प्रॉपर्टी मिली तो, बट इसको 10 लाख पे करना पड़ेगा, बैंक वाला किसी के पास आएगा, प्रॉपर्टी तो हमारे पास है। तो कोर्ट जब ऐसे केसेस को डील करती है, तो वो कोर्ट एग्जामिन कर लेती क्या उस प्रॉपर्टी में कोई इनकम्बरेंस है कि नहीं, कोई लायबिलिटी है कि नहीं। अगर कोई लायबिलिटी होगी तो पहले कोर्ट उस लायबिलिटी को सेट ऑफ कराएगी या क्लियर कराएगी कि उस पर कोई लायबिलिटी ना है। क्यों? ये तो बोनाफाइड परचेज वो हुआ ना, एंटाइटलमेंट इसका हुआ, तो इसको प्रॉपर्टी जस्ट मिली है, इसके ऊपर सारा डेट पे चल रहा है,
तो कोर्ट यही इनकम्बरेंस को फ्री कराती है। ये सारी लायबिलिटीज को फ्री करके ही हम ये प्रॉपर्टी सामने ट्रांसफर कराएंगे। सेल परचेज जो भी कर रहा है करे, बट जब इसके पास से निकलेगी तो प्रॉपर्टी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। किस चीज से? इनकम इनकम्बरेंस बोले तो लायबिलिटी लायबिलिटीज। ये बोल रहा है 57 सेक्शन 2 में। क्यों पढ़े थे इसको? ये टीपीए का काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफर यहाँ पे किया जा रहा है ये पार्टीज अपने मन से कर रही हैं? नहीं, कोर्ट करवा रही है। कोर्ट इनके ऊपर से लायबिलिटी हटवा रही है ना। मॉर्टगेज तो इसने मान लो इसी से इसने मॉर्टगेज लिया था, तो इन दोनों के आपस की बात थी ना वो मॉर्टगेज, हम तुमको पे करेंगे नहीं पे करेंगे 10 साल बाद 20 साल बाद। कोर्ट तो यहाँ तो तुरंत पे करवा रही है कि जल्दी पे करो, इसके पास जाना है। तो ये जो कोर्ट का इसमें रोल आ गया ना। और टीपीए का प्रीएम्बल क्या बोलता था? टीपीए किस चीज से डील करता है? ओनली एक्ट ऑफ पार्टी से डील करता है। टीपीए ऐसा एक्ट है जिसके ट्रांसफर एक्ट ऑफ पार्टी से ही डील करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब यहाँ कोर्ट आ गई है, पार्टीज अब नहीं है, पार्टीज की फ्री डीलिंग तो है नहीं, कोर्ट है, तो 57 इसीलिए टीपीए का एक्सेप्शन है। तो चार्ज हाँ, तो 2 का डी यही बोल रहा है 57। उसके साथ 104 भी पढ़ते हैं। 104 में क्या लिखा हुआ है कि अगर मॉर्टगेज या चार्ज से रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं तो कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगा। तो वहाँ पार्टी डिसाइड कर रही है? नहीं, हाई कोर्ट डिसाइड कर रही है कि कैसे मॉर्टगेज होगा, कैसे तुम्हारा चार्ज होगा। तो इसीलिए टीपीए में एक्ट ऑफ पार्टी से डील करता है, इन स्पाइट ऑफ कि ये दोनों सेक्शंस हैं जो लॉ से डील करवाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ 57 का रेलेवेंस सेल के लास्ट सेक्शन से भी है और टीपीए के काइंड ऑफ एक्सेप्शन से भी है। समझ आया? सेल होगी 55 तो पढ़ना है बस, उसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज है, कोई इसमें बहुत वो नहीं है।